मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अधिवक्ता संघ बार एसोसिएशन फैजाबाद में 6 जनवरी को चुनाव है। सभी प्रत्याशी वोट मांगने में जुटे हैं। इसी बीच देखिए हमारे बीच बैठे हैं महामंत्री पद के सशक्त प्रत्याशी श्री प्रदीप कुमार चौबे जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये हमारे अधिवक्ता साथियों से, अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, आपको नमस्कार है। सभी दर्शकों को और सभी अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम। देखिए, हमारे बार एसोसिएशन में चुनाव है। हमारा प्रयास है कि आपकी बात हमारे अधिवक्ता यानी जन जन तक पहुँचे। हमारे अधिवक्ता ही वोटर हैं, उन्हीं को वोट देना है। तो जो हमारा मकसद है उन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना, वो भी संक्षेप में। तो कृपया गागर में सागर भरने का कार्य करिएगा, संक्षेप में अपनी बातों को कहिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कि इस चुनाव में मुझे जानकारी मिल रही है कि अपने बार एसोसिएशन पर 1.5 करोड़ रुपया, लगभग 1.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का बकाया है। तो सबसे पहले हमारे अधिवक्ता भाइयों को ये बताइए कि उस विषय में आप क्या करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। जो हमारे बार एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या पर आपने बताया लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स का बकाया है। हाँ। उस पर किसी अच्छे सीए से राय मशविरा लेकर के और अपने वरिष्ठ जनों से राय मशविरा लेकर के ये देखा जाएगा कि इतना टैक्स बार एसोसिएशन फैजाबाद पर आया कैसे और क्यों आया। इसके पहले इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई। तो ये बार एसोसिएशन फैजाबाद ये कोई लाभ की संस्था नहीं है, हमारे प्रिय अधिवक्ता भाइयों की संस्था है और उन्हीं के लिए है। तो इसमें प्रयास किया जाएगा कि जो 1.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स आया है तो इस पर चर्चा करके, सीएस पर चर्चा करके और जिस विषय में जो माहिर होंगे, समझदार होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनकी राय लेकर के इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ऐसा कराया जाएगा कि जिससे हमारे बार एसोसिएशन का कोई नुकसान ना हो, हमारे अधिवक्ता भाइयों का कोई नुकसान ना हो। अच्छा ठीक है, एक चीज़ आप जानते हैं, कोई कहने को कुछ कहे, मैं कोई प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारे बार एसोसिएशन की आय का जो मुख्य स्रोत है, हम अधिवक्तागण हैं। हम वकालतनामा खरीदते हैं, हम चंदा देते हैं और जो हमारे यहाँ दुकानें हैं, कुछ बैंक वगैरह सब किराए पर है, उनसे ही आता है। सभी प्रत्याशी अपना अपना वादा अपने अपने प्रकार से कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका महामंत्री पद के लिए आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो डायरेक्ट तो कोई फैसला आप ले नहीं सकते। हमें जहाँ तक अनुमान है कि आप एक पत्र जारी कर देंगे कि ये कर दिया जाए और वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सदन ही सर्वोच्च है। जो हमारे सदन में आएगा, कार्य समिति से पास होगा, आगे आएगा, सदन में आएगा। जो जनरल बॉडी, जो सामान्य सभा, जो हमारे यहाँ के अधिवक्ता भाई बहुमत के साथ कहेंगे, वही अध्यक्ष जी हमारे अंतिम व्यवस्था देंगे, वही पास होगा, उसी का क्रियान्वयन आपको कराना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अपने महामंत्री के क्षेत्राधिकार के दायरे में रहते हुए आप ये बताने का कष्ट करिए कि जूनियरों के बारे में आपकी क्या प्राथमिकता होगी। जो हमारे प्रिय जूनियर अधिवक्ता बंधु यहाँ पर वकालत सीखने के लिए आए हैं और आएंगे, उनके बैठने की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। जैसा कि पिछली कार्यकारिणी में ये हुआ कि 50 लाख रुपए आया और किन परिस्थितियों में वापस चला गया, आप सब लोग अवगत हैं। तो ऐसा प्रयास होगा कि जनप्रतिनिधियों से मिल करके, अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनसे अपने बार एसोसिएशन प्रिय अधिवक्ता भाइयों के लिए सहयोग मांगते हुए और उनसे रुपए ला करके यहाँ नए शेडों का निर्माण कराया जाएगा। ये सच है कि महामंत्री का अपना कोई कोष नहीं है, सदन सर्वोच्च है, लेकिन हम अपनी बात अपनी कार्यकारिणी में रखेंगे, वहाँ से प्रयास करके सामान्य सदन में लाएंगे। हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी गुणी अधिवक्ता है जो हमें समय समय सही राय देते हैं, देते आए, देते रहेंगे। उनसे राय लेकर के जो हमारे जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन करके कि भाई देखिए, हमारे अधिवक्ता बंधु बैठने का स्थान नहीं है, आप हमें दीजिए पैसा और हम उनके लिए शेडों का निर्माण करें। शेडों का निर्माण कराया जाएगा जिससे हमारे प्रिय अधिवक्ता भाई जो जूनियर हैं, आ रहे हैं, उनको बैठने नहीं मिला, उनके बैठने की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। बिल्कुल कराई जाएगी। ये आपका वचन है? बिल्कुल वचन है हमारा। अच्छा, और एक बात बताइए, हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता, वो सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान के समान हैं। पता लगा कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वकालत में लगा दिया और आज वो ऑन बेड हो गए, कचहरी नहीं आ पा रहे हैं। उनके बारे में आप बताइए कि उनके जीवन काल में आप क्या करने का प्रयास करेंगे।
हमारा अपना स्पष्ट मानना है कि जो हमारे अधिवक्ता भाइयों को 5 लाख रुपए मिलता है, वो 5 लाख रुपए अगर हमारे अधिवक्ता भाई को अपने जीवन काल में दवा इलाज के लिए आवश्यक हो और वो ऑन बेड हो, तो निश्चित ही उनको दिया जाना चाहिए। रुपए पैसे के अभाव में हमारा कोई अधिवक्ता भाई दवा इलाज के अभाव में अगर असमय काल के गाल में समा जाता है तो हम लोगों की शर्म की बात है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दवा इलाज के अभाव में हमारे अधिवक्ता भाई परेशान है और उनका रुपया हमारे यहाँ है, मृत्युपरांत जो दिया जाता है, अगर उनको जरूरत हो तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सदन के माध्यम से कि उनके जीवन काल में उनका रुपया दिया जाए जिससे अपना दवा इलाज करा सके। तो ये बात आप अपने कार्य समिति में पूरी तरह उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करेंगे कि ऐसा ही हो। अच्छा, एक बात और बताइए, आए दिन एक न एक मैं देखता रहता हूँ अपने, जैसे हमारे यहाँ तमाम जो है व्हाट्सएप ग्रुप अधिवक्ताओं के बने हैं, कोई अधिवक्ता हमारे बीमार हैं, लखनऊ में भर्ती, कोई कहाँ भर्ती है। अब उसमें पता लगा कि जैसे हमारे यहाँ बार से जो भी है एक लिमिटेड है, कितना रुपया मेडिक्लेम के रूप में अगर आपको मेडिकल सहायता होती है इतना दिया जाएगा, वो जो भी हो। अगर मान लीजिए कि किसी अधिवक्ता का उससे अधिक रुपया लग रहा है और वो रुपया अगर उसको मिल जाए तो उसका जीवन बच जाए, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मेडिकल सहायता दी जाती है रिफंडेबल होती है। बिल्कुल है। जिस अधिवक्ता को बार से हमारे मिलता है वो उसको वापस करता है। बिल्कुल वापस करता है। तो जब वापस करता है, अगर ये राशि बढ़ा दी जाए, उस अधिवक्ता का जीवन बच जाए, बाद में वो आपको रिफंड कर देगा, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? जो आपने बताया, हमारा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि मान लीजिए हमारे यहाँ से 1 लाख रुपया मेडिकल रिलीफ फंड में दिया जाता है और किसी प्रिय अधिवक्ता भाई को 1.5 लाख की जरूरत है कि बिना 1.5 लाख के उसका काम नहीं होगा, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका दवा इलाज का पर्चा देख करके अगर 1.5 लाख रुपए में हमारे अधिवक्ता भाई जान बच रही है और यहाँ से 1 ही लाख रुपया है, तो उस अधिवक्ता भाई को 1.5 लाख दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान हम लाएंगे और माननीय सदन के माध्यम से, जो सदन सर्वोच्च है, इसको पास कराने का प्रयास करेंगे कि रुपये पैसे के भाव में हमारे किसी अधिवक्ता भाई के जीवन संकट में ना उत्पन्न आए। भाइयों, मैं आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूँ। जब हमारे अधिवक्ता भाइयों का निधन हो जाता है तो उनके परिवार वालों को रुपया पाने में कुछ दिक्कतें, क्या कभी कभी बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। जो जेन्युइन मैटर होता है, जीवन भर वकालत किए रहते हैं, तो उनके परिवार वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द पैसा मिल जाए? देखिए, जैसा कि लगभग 25 साल की वकालत में मैंने भी देखा है, जिनके पास 10-20 अधिवक्ता साथियों का ग्रुप होता है, उनको तो पैसा आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत लोगों के परिवार को यहाँ दौड़ाया जाता है। जिन अधिवक्ता भाइयों का परिवार उनके जीवन काल में कचहरी नहीं आता, कचहरी आने से बचता है, जरूरत नहीं समझता, हमारे प्रिय अधिवक्ता भाई के निधन के उपरांत उनके परिवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन में दौड़ाना नहीं चाहिए। अधिवक्ता संघ हर अधिवक्ता के द्वार पर जा करके सत्यापन करे और वही बार एसोसिएशन की तरफ से काट करके चेक उनको दिया जाना चाहिए। हमारी बहन बेटी हमारे कार्यकाल में अगर कचहरी दौड़ के आती है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर अधिवक्ता का परिवार अपना परिवार होता है। हम लोग जीवन काल में अपना एक नया नाम पा जाते हैं, नाम लोग कम कहते हैं, वकील साहब बोलते हैं, तो हम सब भाई हैं। किसी अधिवक्ता के परिवार को परेशानी मैं अपने तरफ से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो आपको कहने का मतलब है कि वो ऐसा मैटर आता है तो किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द आपकी कार्यकारिणी जाके जांच करेगी, जेन्युइन मैटर होगा तो अविलंब जल्द से जल्द आप पैसा देंगे। बिल्कुल जांच की जरूरत होगी, मैं स्वयं जाऊंगा, जांच करूंगा, लेकिन किसी को दौड़ाऊंगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय हैं, उसके अलावा हमारे जनपद के जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो उनकी ड्रेस है वही अधिवक्ताओं की ड्रेस है। तो आप जान ही रहे हैं कि अधिवक्ता पद कितना सम्मानित होता है। और आजकल ये स्थिति चली गई है कि जहाँ देखिए थाने पर, यहाँ पे पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है। लोग अधिवक्ताओं का जो उनके अंदर एक वो था कि हाँ ये अधिवक्ता हैं, इनसे मत भिड़िए, वो डर खत्म होता जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या करना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा बनी रहे? संक्षेप में। अधिवक्ता भाई हमें महामंत्री पद पर बैठाएंगे, सम्मान देंगे, तो निश्चित ही मैं अपने प्रिय अधिवक्ता भाइयों के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए 24 आवर तैयार रहा हूँ, तैयार रहूँगा। और कोई भी पुलिसिया उत्पीड़न, कोई ठेकेदार पट्टेदार, कोई बदमाश अगर हमारे अधिवक्ता भाई से भिड़ने का प्रयास करेगा,
तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हर अधिवक्ता के कोर्ट का, बैंड का, उसके मान सम्मान का सम्मान किया जाएगा। और 24 घंटे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई हों, गुरुजी हों, हमारे समकक्ष अधिवक्ता हों, हमारे जूनियर्स हों, हम 24 घंटा हर अधिवक्ता के लिए तैयार रहेंगे। जहां वो जैसा कहेंगे मैं उनके लिए तैयार रहूंगा और किसी भी अधिवक्ता भाई के मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, 3 चीज़ होती है। एक होता है आशीर्वाद, एक होता है आशीर्वाद जी एक होता है समर्थन जी और एक होता है वोट। जी। तो सीनियर अधिवक्ताओं से क्या मांगेंगे? हमें सीनियर अधिवक्ताओं से मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, समर्थन भी चाहता हूँ, और जब आशीर्वाद मिलेगा तो समर्थन और वोट जाहिर सी बात है स्वयं मिलेगा। और जूनियरों से, जो आपके समकक्ष हैं, आपके जूनियर भाई, उनसे क्या कहेंगे? मैं उनका सहयोग चाहता हूँ, उनका समर्थन चाहता हूँ, उनका वोट चाहता हूँ। और लोग ये कहते हैं कि जो है उस सीट पर जब जाते हैं जीत के बाद तो बदल जाते हैं, उस बारे में एक अपना वचन दीजिए, आश्वासन दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? जरूरत पड़ेगी तो आपकी जीत के बाद यही वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं 2007 में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, 2018 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। यहाँ के हमारे सारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु, समकक्ष हमारे जो भी अधिवक्ता भाई उस समय रहे हैं, सब ने हमारा कार्यकाल देखा है। मैं प्रदीप चौबे ही रहता हूँ। मैं उस पद पर बैठने के बाद ये नहीं समझता कि मैं इस पद पर हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ, मेरी पहचान अधिवक्ता से है, ना कि उस पद से। तो मैं पद पर जाने के बाद भी मैं जैसे प्रदीप चौबे सबके लिए सुलभ हूँ, सबसे मिलता हूँ, वैसे ही मिलूँगा। बाकी प्रयास ये रहेगा कि पद पाने के बाद मुझे और लिबरल हो जाना है और नम्र विनम्र हो जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर सबकी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, सबका आशीर्वाद रहेगा, सबका प्रेम रहेगा। तो मैं सबकी बातों पर, सबके प्रेम पर, सबके सहयोग पर खरा उतरूं। मेरे तरफ से कहीं कोई मन, वचन, कर्म से कोई त्रुटि ना हो। मित्रों, ये हमारे बीच में थे प्रदीप कुमार चौबे जी, जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। बोलने में बड़े प्रखर वक्ता हैं। और देखिए, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं सभी प्रत्याशियों का वीडियो बना रहा हूं, उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया। प्रदीप भाई, मेरे तरफ से भी सभी दर्शकों को, अधिवक्ता भाइयों को, गुरुजनों को, समकक्ष साथियों को, जूनियर अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर आशीर्वाद और कृपा आप सब बनाए रहें। आप सबके, जब मैं जिस लायक हूँ उस पर मैं खरा उतरूंगा, कहीं आपको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। सादर धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।